20 विपक्षी पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। इसके लिए 19 पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराने पर आपत्ति जताई गई है। विपक्षी दलों ने कहा है कि पीएम मोदी से संसद की नई इमारत का उद्घाटन कराना राष्ट्रपति का घोर अपमान है। भारत के राष्ट्रपति का अपमान सिर्फ इसलिए हो रहा कि वो दलित है, आदिवासी है, महिला है, तो हम कैसे बैठे देख सकते हैं। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति को दरकिनार कर लोकतंत्र पर सीधा हमला किया जा रहा है। मनमाने तरीके से जो काम करने का रिवाज इस सरकार का चला है, ये उसका प्रतीकात्मक विरोध है। विपक्षी दलों ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी होगी। विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की है। इन पार्टियों का कहना है कि संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही निष्कासित कर दिया गया है, इसीलिए हमें संसद की नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। विपक्षी दलों ने कहा कि संसद राष्ट्रपति के बिना काम नहीं कर सकती और राष्ट्रपति से संसद की नई इमारत का उद्घाटन न कराना संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। It has not been done in a proper way, and the decorum which should be followed is not being followed. विपक्ष ने आरोप लगाया कि निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया। विपक्षी दलों ने कहा कि संसद को लगातार खोखला करने वाले पीएम मोदी के लिए अलोकतांत्रिक काम कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला है और कहा कि संसद अहंकारों की ईंट से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनती है। राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना, न ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी नेताओं के सुर से सुर मिलाते दिखे। उन्होंने एक श्लोक ट्वीट करते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया। अखिलेश ने लिखा, जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती, उसके उद्घाटन में क्या जाना। हालांकि 19 विपक्षी पार्टियों के इतर पंजाब में बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने उद्घाटन में जाने का फैसला किया है। साथ ही उद्घाटन के बहिष्कार करने पर अकाली दल ने कांग्रेस पे भी तंज कसा। तो श्रोमणी अकाली दल का तो ये फैसला है कि श्रोमणी अकाली दल उस सेरेमनी में जाएगा। जो लोग आज ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो उनको अपना इमरजेंसी का जमाना याद करना चाहिए। संविधान का कितना सम्मान उन्होंने किया था। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि संसद की नई इमारत को बनाने के लिए सांसदों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। हम आपको बताते हैं कि किस किस पार्टी ने संसद की नई इमारत के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अगर बात करें तो सबसे पहली पार्टी है कांग्रेस, दूसरी है तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय लोकदल, एमडीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, केरल कांग्रेस, विदुथलाई, चिरुथलाई, कच्ची, इंडियन मुस्लिम लीग, ये तमाम वो पार्टियां जिन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और राष्ट्रीय जनता दल ने भी 28 मई को होने वाले समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। क्योंकि आरजेडी का आरोप है कि राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन न कराकर उनका अपमान किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। वहीं शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट की कस्टोडियन है, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन कराना प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। आप इसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे। संजय राउत ने कहा कि संसद की नई इमारत में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम का शिला लगाए जाने के लिए इतना खर्चा हो रहा है।
तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ एआईएमआईएम ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में न जाने का फैसला किया है। हालांकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के सामने एक मांग रख दी। ओवैसी ने कहा कि पीएम को पीछे हट जाना चाहिए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने देना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। इसके साथ ओवैसी ने 19 विपक्षी पार्टियों के साझा बयान पर भी तंज कसा और आरोप लगाया कि इस नई संसद का उद्घाटन का विरोध करने से पहले एआईएमआईएम से कोई राय शुमारी नहीं की गई। ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। ओवैसी ने कहा कि अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संसद भवन का उद्घाटन कराया जाएगा तो उनकी पार्टी एआईएमआईएम उसमें जरूर शामिल होगी। विपक्ष के बहिष्कार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संसद की नई इमारत के उद्घाटन के साथ राजनीति को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जब गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष के संयुक्त बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोग अपनी अपनी सोचने की क्षमता के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। अमित शाह ने कहा कि जब संसद भवन देश को समर्पित किया जाएगा तो पीएम मोदी अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को स्वीकार करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको सीमित अर्थ में देखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष को अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है, कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद की नई इमारत के उद्घाटन में विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ एक नाम जो चर्चा में है वो है सेंगोल। सेंगोल को हिंदी क्षेत्र में राजदंड के नाम से जाना जाता है और आज हम जिस राजदंड यानी सेंगोल की बात कर रहे हैं उसकी कहानी शुरू होती है 1947 में, देश को आजादी मिलने से ठीक पहले। 1947 में अंग्रेजी शासन का अंत होने पर लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ये सेंगोल आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था और जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल के जरिए सत्ता हस्तांतरण का आइडिया स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी ने दिया था। जिस सेंगोल का इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया उसे चेन्नई के जाने माने स्वर्णकार बुम्मी डी बंगारू ने तैयार किया था। सेंगोल के शिखर पर नंदी विराजमान है जिन्हें शक्ति, सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल यानी राजदंड के जरिए एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है और ये परंपरा दक्षिण भारत के चोल राजवंश ने शुरू की थी। सेंगोल का हस्तांतरण विशेष पुरोहितों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से किया जाता था। 14 अगस्त 1947 की रात जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु से आए विशिष्ट पुरोहितों के हाथों से ये सेंगोल ग्रहण किया था और उसी के साथ भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ आ गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। तब तमिलनाडु से आए विशेष पुरोहित पूरे विधि विधान के साथ उनको सेंगोल सौंपेंगे। सेंगोल तमिल शब्द से मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता यानी नीति का पालन करना और इसे धारण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उद्घाटन समारोह के बाद इस सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। नई संसद भवन को लेकर छिड़े सियासी संग्राम के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहा है क्योंकि वो कभी भी इस प्रोजेक्ट के पक्ष में था ही नहीं। इसके साथ ही हिमंता ने कहा कि विपक्ष को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौजूदा सरकार इतनी तेजी से नए संसद भवन का निर्माण कराएगी और यही वजह है कि अब विपक्ष इसका विरोध कर रही है। They have opposed the construction of Parliament House at the first place, and they never thought that Prime Minister is going to, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott.
असम के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान हुए उद्घाटनों पर तंज कसा। ये एक निराधार बहस विपक्ष की ओर से उठाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसा भी नहीं है कि इनके शासनकाल में इस तरह के उद्घाटन नहीं हुए इनके प्रधानमंत्रियों द्वारा। अगले महीने योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 2024 चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक निकाय चुनाव में फेल हुए मंत्रियों को बाहर कर नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। 2000 के नोट की बदली को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि सरकार को नोटबंदी का पहले फायदा बताना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने असम मेघालय सीमा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक की। दोनों राज्यों के बीच 12 क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है, जिनमें फिलहाल 6 क्षेत्रों पर समझौता हो चुका है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मजदूरों को ले जा रही एक गाड़ी खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक के आखिरी दिन आज विदेशी मेहमानों को कश्मीर की खूबसूरती के दीदार के साथ साथ विदा भी किया गया। कश्मीर में बीते 2 दिनों से G20 की कामयाब बैठकें चल रही थी, जिसमें घाटी के टूरिज्म की बात हुई। लेकिन आज G20 बैठक के आखिरी दिन विदेशी प्रतिनिधियों को कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराया गया। आज सुबह G20 के प्रतिनिधि मुगल गार्डन की सैर करने पहुंचे। मेहमानों ने रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में योग अभ्यास भी किया। कश्मीर के टूरिज्म की बात हो तो डल झील की सैर के बिना सब अधूरा रह जाता है। G20 बैठक के लिए आए मेहमानों ने भी शिकारे में बैठकर श्रीनगर की सुंदरता को निहारा। कुछ डेलीगेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने कश्मीरी पोशाक पहनकर धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में कुछ यादों को संजो लिया। हालांकि खराब मौसम की वजह से कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा ऐसा था जो विदेशी मेहमान देख ही नहीं पाए, लेकिन थोड़े समय में कश्मीर के अलग अलग रूप उन्हें दिखाने की कोशिश जरूर की गई। हल्की बारिश के बीच सभी मेहमान डल झील के पास बने निशात गार्डन घूमने पहुंचे। G20 के प्रतिनिधियों ने सैलानियों के साथ तस्वीरें भी ली। इसके अलावा उन्हें स्थानीय बाजार भी दिखाए गए, जहां कश्मीर की कला और संस्कृति की साझा झलक उन्हें दिखाई दी। कश्मीर की कारीगरी ने विदेशी मेहमानों को खासा प्रभावित किया। This is a place with a lot of possibilities in terms of tourism for the future. इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने पोलो व्यू मार्केट की भी सैर की। सजा हुआ है पोलो व्यू का मार्केट, जो हाल ही में रिनोवेट किया गया है। एक इंग्लिश लुक इसको दी गई है और उसी मार्केट को देखने के लिए जो है यहाँ पर वो G20 में जो शिरकत करने आए थे डेलीगेट्स वो पहुंचे हुए हैं। कश्मीर में G20 की बैठक में 27 देशों के 57 मेहमान शामिल होने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि G20 बैठकों में हुई बातचीत का असर कश्मीर में टूरिज्म में उछाल के रूप में दिखाई देगा। कश्मीर में G20 की मेजबानी ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल कर रख दी। आतंकवाद को शह देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान ने POK में बैठकर जो साजिशें रची थी वो धरी की धरी रह गई और दुष्प्रचार के लिए बनाए गए 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग की कलई खुल गई। G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से पहुंचे मेहमानों ने जिस तरह कश्मीर और भारत की जी खोलकर तारीफ की, उसका असर अब पाकिस्तान की आम जनता पर भी दिखने लगा है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बीच 3 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम जिस तरह बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, उसके बाद पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। और तो और OIC से जुड़े मुल्कों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पाकिस्तान के जख्मों पर मिर्ची छिड़कने का काम किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही बेंगलुरु, मैसूरू और कई शहरों में इलेक्ट्रिक कुकर और इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड बढ़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला नई सरकार का इस सामान की बिक्री से क्या कनेक्शन है। चलिए आपको समझा देते हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता से कई वादे किए थे, जिसमें एक वादा 200 यूनिट फ्री बिजली देना भी था। और शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत करते हुए 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा पूरा कर दिया। फ्री बिजली मिली
तो कर्नाटक के लोग एलपीजी का खर्च बचाने के लिए इंडक्शन कुकटॉप यानी इलेक्ट्रिक स्टोव खरीद रहे हैं। साथ ही कर्नाटक में इलेक्ट्रिक कुकर की भी बिक्री बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि जिन घरों में बिजली का इस्तेमाल कम होता है वो गैस सिलेंडर के पैसे बचाने के लिए इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक कुकर खरीद रहे हैं। खास तौर पर कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में इंडक्शन कुकटॉप की मांग तेजी से बढ़ी है। दुकानदारों का यह भी कहना है कि ग्रामीण इलाकों में वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरणों की मांग भी बढ़ रही है। सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से दोस्ती और फिर उससे प्यार करना एक महिला को भारी पड़ गया। बात यहां तक आगे बढ़ी कि महिला अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई, लेकिन यहां उसके साथ एक बड़ा धोखा हो गया। क्योंकि हिंदू महिला को जो युवक अपने साथ बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था, दरअसल वो अभय मिश्रा नहीं बल्कि आरिफ खान निकला। और जब महिला को उसकी हकीकत का पता चला तो वो हैरान रह गई। जो व्यक्ति ले गया था वह अभय मिश्रा बताया और बाद में पता लगा कि वह जो है किसी आरिफ खान नाम का व्यक्ति है और इसकी पूरी गैंग है। अंबाला में एक साथ रहने के दौरान आरिफ ने न सिर्फ उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया। लेकिन जब महिला वहां से निकलकर अपने पति के पास आ गई तो वो आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके पति को ही गंदे वीडियोस भेजकर ब्लैकमेल करने लगा। अंबाला में लेके करीब 1 महीने तक रखा हुआ था। वहाँ पे उसके द्वारा उसको महिला को बुर्का पहनाना, कलमा पढ़वाना, नमाज पढ़वाना, उसके साथ दुष्कर्म करना, दुष्कर्म का वीडियो बनवाना, उसका मंगलसूत्र तक भेज देना और उसी वीडियो, अश्लील वीडियो को शेयर करना, उसके पति तक को भेजना, ये सभी कृत्य किए गए थे। आरिफ फिर से विवाहिता को अपने साथ भगाकर ले जाने की फिराक में था और इसलिए वो महिला के अश्लील वीडियो उसके पति को भेज रहा था ताकि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे। लेकिन महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिस ने आरोपी आरिफ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और आज मौसम सुहाना बना हुआ है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़े झेलने के बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तेज हवाओं के साथ आज पूरे दिन बादल छाए रहे, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। केरल के मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। आरएसएस को राष्ट्रभक्त बताते हुए उन्होंने कहा कि केरल में राष्ट्रभक्तों पर बैन लगाया जा रहा है। राष्ट्रभक्तों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की तर्ज पर बनाया गया जम्मू कश्मीर का तिरुपति मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 8 जून को इस मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के एलिमिनेटर मुकाबले से पहले आज मुकेश अंबानी ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनकी बहू श्लोका मेहता और पोता पृथ्वी साथ रही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का एक बार फिर इस्तेमाल किया है। कांग्रेस सांसद 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन से बाहर होने पर बोल रहे थे। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिना विचार विमर्श के 2000 के नोट को बंद कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधीर रंजन ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। मोदी नय, मोदीर परिवर्तन चाই। কথা নাই বার্তা নাই 2000 টাকা হঠাৎ করে আবার বাতিল করে দেওয়ার ঘোষণা করে দিল। এ তো মোদি নয়, লোকে বলছে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার, তার মধ্যে আবার ঘোষণা করে দেওয়া হলো ये 2000 টাকা বাজারে চলবে না নাকি। अधीर रंजन ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद लोग पीएम को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग इस सरकार से निराश हैं तो साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व के बिना विपक्षी गठबंधन संभव नहीं है। अधीर रंजन चौधरी के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी ने कहा कि ऐसी बयानबाजी हास्यास्पद है, क्योंकि पीएम मोदी विदेशों में देश का नाम बढ़ा रहे हैं और अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। इस तरह शब्दों का प्रयोग करके अधीर रंजन चौधरी जी की मानसिक दिवालियापन दिख रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग पीएम मोदी पर गर्व कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उन्हें गाली दे रहे हैं। अब कुछ लोग जो है वो मोदी जी की धाक और भारत की धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन में खुद धूल-धूसरित होते जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है, इसीलिए बौखलाई हुई है। पंजाब के अमृतसर में हुए गैंगवॉर में गैंगस्टर जरनैल सिंह की मौत हो गई। गैंगवॉर की ये घटना अमृतसर के सठियाल गांव में हुई, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। और हत्याकांड का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें 4 हमलावर गैंगस्टर जरनैल सिंह की रेकी करते दिखाई दिए। जरनैल सिंह जिस दुकान में था उसके आसपास हमलावर टहल रहे थे और जरनैल सिंह की दुकान से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जरनैल सिंह दुकान से बाहर निकला, हमलावरों ने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया।
हमलावरों से बचने के लिए जर्नैल सिंह दुकान के अंदर की तरफ भागा, लेकिन हमलावर भी दुकान में घुस गए और फिर करीब 24 गोलियां मारकर जर्नैल सिंह को मौत के घाट उतार दिया। गैंगस्टर जर्नैल सिंह की हत्या के पीछे गोपी, घनश्याम, पुरिया गैंग के लोगों का नाम सामने आ रहा है। जर्नैल सिंह की हत्या के लिए चारों हमलावर पूरी तैयारी के साथ एक स्विफ्ट कार में सवार होकर वहां पहुंचे और जर्नैल सिंह की हत्या करने के बाद उसी कार से भाग गए, क्योंकि हमलावरों ने करीब 24 राउंड गोलियां चलाई थी, जिससे पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा और कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार के लोगों ने जब तक जर्नैल सिंह को अस्पताल पहुंचाया, उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद रिश्तेदार अस्पताल में रोते बिलखते दिखाई दिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, जो भी कार्रवाई देता है तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार बनती कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। हत्याकांड के पीछे किस गैंग का हाथ है, पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश में चीतों का घर बन चुके कूनो नेशनल पार्क बीते कुछ महीनों से सुर्खियों में है, लेकिन इसकी वजह अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगलवार यानी 23 मई कूनो नेशनल पार्क में चीते के एक बच्चे की मौत हो गई। कूनो नेशनल पार्क के अफसरों के मुताबिक जिस शावक की मौत हुई है वो पहले से ही बेहद कमजोर था। नामीबिया से आई मादा चीता ज्वाला ने 27 मार्च को 4 बच्चों को जन्म दिया था। दम तोड़ने वाला बच्चा उनमें से ही एक है। बीते 2 महीनों में कूनो नेशनल पार्क में 4 चीतों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले 26 मार्च को नामीबिया से लाई गई शाशा नाम की मादा चीता की मौत हुई थी। इसके बाद 23 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए उदय नाम के चीते ने दम तोड़ा था। 9 मई को मादा चीता दक्षा की मौत हुई थी, जो अपने ही साथी चीते के पंजा मारने से घायल हो गई थी। और अब 23 मई को 2 महीने के शावक की मौत हो गई। पिछले साल सितंबर के महीने में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिनको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। इसके बाद इसी साल फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो पार्क लाए गए थे। WHO ने कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर चेतावनी जारी की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के गवर्नर जनरल टेड्रोस एडनम ने कहा है कि दुनिया को अगले पैंडेमिक के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगली महामारी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बखमुत में आमने सामने की लड़ाई जारी है। रूस और यूक्रेन दोनों इलाके पर कब्जे का दावा कर चुके हैं। हालात को देखते हुए यूक्रेन ने बखमुत में अपने टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है। न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में एक स्कूल बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। बस के ड्राइवर और बस में बैठे बच्चों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और बड़ा हादसा होने से टल गया। अमेरिकी द्वीप गुआम में टाइफून मावर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान मावर को सुपर टाइफून की श्रेणी में रखा गया है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान काफी नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार ने जब से 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा करवाने का ऐलान किया है, पेट्रोल पंप पर छुट्टा मांगने आने वालों की संख्या बढ़ गई है। पेट्रोल पंप पर तमाम लोग इन दिनों छुट्टा मांगने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे पेट्रोल पंप कर्मी बेहद परेशान हो गए, क्योंकि लोग 2000 का नोट लेकर 50 और 100 रुपए का पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं, जिससे छुट्टे की समस्या भी पैदा हो गई है। कोई 100 रुपए का तेल भराने आता है, फिर बोलते हैं कि बोलो 2000 की छुट्टा ले लो। तो सर हम लोग उतना कैश कहाँ से लाएंगे छुट्टा के लिए। दिल्ली में कई जगहों पर तो झड़प की खबरें भी सामने आई। सुबह कस्टमर आया, 50 रुपए का तेल डलवाया, 2000 नोट पकड़ाया। अब उसको 1950 रुपए कहाँ से देता मैं? अब मेरे जेब में नहीं होते तो मेरे 50 रुपए चले जाते। छुट्टा कराने आ रहे लोगों से पेट्रोल पंप कर्मचारी इतना परेशान हो चुके हैं कि दिल्ली नोएडा के कई पेट्रोल पंपों में नोटिस लगा दिया गया है और साफ निर्देश दिया गया है कि अगर कम से कम 500 का तेल डलवाया जाएगा तभी उन्हें छुट्टा मिलेगा। दिल्ली में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल आज मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उनसे समर्थन मांगा। मातोश्री में मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उद्धव ने केजरीवाल का साथ देने का वादा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया, तो ये कौन सा जनतंत्र है? उद्धव के समर्थन के लिए केजरीवाल ने उनका धन्यवाद दिया और एक बार केंद्र सरकार के अध्यादेश पर वोटिंग को 2024 का सेमीफाइनल बताया। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उद्धव जी का, शिवसेना का, और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का।
अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी मुंबई पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना करीब आ रहे हैं। मातोश्री में मुलाकात के दौरान भी दोनों पार्टियों के बीच करीबियां देखी गईं, जिसकी झलक तब दिखी जब अरविंद केजरीवाल और शिवसेना नेता संजय राउत एक साथ मीडिया के सामने पहुंचे। जब केजरीवाल साहब मुंबई में या महाराष्ट्र में आते हैं तो अब उनकी मातोश्री की एक विजिट हमेशा पक्की रहती है। प्यार हो गया, ये प्यार है, एक नया रिश्ता बन गया है। उद्धव ठाकरे ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ इस नए रिश्ते की तस्दीक की और केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का साथ देने की बात कही। कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो, हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। उद्धव ने रिश्ते की बात की तो केजरीवाल एक कदम और आगे बढ़ गए और इस रिश्ते को जिंदगी भर का रिश्ता बता डाला। उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो जैसा उन्होंने कहा मैं भी उन्हें कहना चाहता हूं कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी जिंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। इमरान खान के फाइनेंसर और बड़े बिजनेसमैन फयाजुल हसन चौहान ने भी पीटीआई छोड़ दी है। ऐसा करते हुए उन्होंने इमरान खान पर कई आरोप लगाए, जिसके मुताबिक 9 मई को जिन्ना हाउस और आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला करने वालों को इमरान खान ने ट्रेनिंग दी थी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मैंने इमरान को सलाह दी थी कि वो सियासत में हिंसा ना लेकर आएं, लेकिन मेरी सलाह उन्हें पसंद नहीं आई। तुम लोगों ने कचहरी चौक की तरफ क्यों नहीं गए? किसने रोका? कौन था? क्यों था? कैसे था? दूसरी ओर इमरान की सरकार में वित्त मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी छोड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। कुरैशी जो पीटीआई के डिप्टी चेयरमैन हैं, उन्हें रिहाई के तुरंत बाद ही अडियाला जेल के बाहर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी को सरकार का फांसीवाद बताया है। इमरान की पार्टी ने मांग की है कि इस परंपरा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और अदालत के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। इस बीच इमरान खान ने कहा है कि पुलिस उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं का उनकी पार्टी से जबरन तलाक करवाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस नेताओं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि देश में सार्वजनिक तौर पर मानवाधिकारों का खून किया जा रहा है और सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। इमरान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ साथ संविधान को भी बड़ी बेरहमी और बेशर्मी के साथ रौंदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम पूरी तरह से जंगल के कानून के अधीन हैं, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस है। स्पेन के बड़े बड़े शहरों में इस वक्त सड़कों पर सैलाब है। घर मकानों में पानी भर चुका है। लोग पानी के बीच फंस कर रह गए हैं। स्पेन में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है और खतरे को देखते हुए वहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत जन सेवाओं को भी एहतियातन बंद कर दिया गया। स्पेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ये हालात बीते कई दिनों से हो रही बारिश के बाद बने। स्पेन के मुर्सिया, कार्ताहीना और वेलेंसिया जैसे शहरों में सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दिया। अंडरपास तालाब बन गए, बेसमेंट में पानी भर गया और सड़कें बंद हो गयी। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ियाँ तिनके की तरह तैरने लगी। भारी बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम को ठप कर दिया। अच्छी खासी इमारतों के अंदर छत से पानी बहने लगा। ड्रोन तस्वीरों में शहर के शहर किसी टापू की तरह दिख रहे थे। सड़कों पर तो पानी था ही, मकानों की पहली मंजिल पानी में डूब गई थी। स्थानीय लोग और फायर फाइटर्स मिलकर पानी को निकालते दिखाई दिए। Estamos intentando achicar todo el agua posible, sobre todo también ascensores, huecos de garajes. Y aquí, como estáis viendo, todas estas zonas inundadas, pues intentando con los distintos equipos de achique de agua. अब से कुछ दिनों पहले तक स्पेन सूखे की मार झेल रहा था। ये स्पेन के अब तक के सबसे सूखे मौसम में से एक था। अब बारिश आते ही वहाँ बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रतापगढ़ में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। लाठी डंडों के वार से बचने के लिए युवक ने नदी में छलांग तक लगा दी, लेकिन फिर दबंगों ने युवक पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सिर पर चोट लगने के कारण युवक की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को रामपुर की सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हेट स्पीच मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आजम खान को बाइज्जत बरी किया। लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक और गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी गैंगस्टर योगेश पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। जम्मू कश्मीर में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही लैंडस्लाइड की खबरें सामने आने लगी। रामबन जिले में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है।
भारत रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें कई समझौते हुए। इस बातचीत में दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प जताया। लेकिन इस बातचीत से पहले प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी को सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और यहां पहुंचने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उनकी अगवानी की। सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर कार्यक्रम के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने वहां मौजूद ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल से पीएम मोदी का परिचय कराया, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल से एंथनी अल्बनीज का। इन औपचारिकताओं के बाद पीएम मोदी ने एडमिरल्टी हाउस में रखे विजिटर्स बुक में भी दस्तखत किए। यहां से दोनों प्रधानमंत्री पहले से तय उच्च स्तरीय बातचीत के लिए आगे बढ़े। इस बातचीत में दोनों देशों ने अपने आपसी हितों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। भारत की तरफ से बातचीत करने वाले प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी के अलावा बाकी लोगों के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद थे। इस बातचीत को खत्म करने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने मीडिया को इसकी जानकारी दी, जिसमें पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों पर होने वाले हमलों और भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। पीएम मोदी ने अल्बनीज की मौजूदगी में ऐसे तत्वों पर नकेल कसने की मांग दो टूक अंदाज में की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। दोनों देशों के बीच विस्तार से हुई बातचीत में खनन और खनिजों के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने खुले, समृद्ध और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। और अल्बनीज ने माना कि भारत के साथ मजबूत साझेदारी, व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता उनके मुल्क के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। भारत ने भी अपनी जरूरतों के लिहाज से इन मुद्दों को अहम बताया और पीएम मोदी ने इसे क्रिकेट की जुबान में परिभाषित किया। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध T20 मोड में आ गए हैं। बात क्रिकेट तक पहुंची तो पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत आने का न्योता भी दे डाला। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मोदी ने उन्हीं दिनों होने वाली दिवाली की धूम देखने का भी अल्बनीज को न्योता दिया। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। इससे एक दिन पहले पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के भारत आने का भी जिक्र किया था। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे नेपाल की शेरपा कामी रीता ने माउंट एवरेस्ट पर विजय का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अब शेरपा कामी रीता और पासंग दावा के बीच गला काट होड़ मच गई है। और इस होड़ का आलम यह है कि महज 10 दिनों के भीतर इन दोनों शेरपाओं ने 2-2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली। जिस एवरेस्ट पर एक बार चढ़ना दुनिया के बड़े से बड़े पर्वतारोही का सपना होता है, उस एवरेस्ट पर ये दोनों शेरपा 10 दिन में 4 बार अपना झंडा गाड़ चुके हैं। कामी रीता और पासंग दावा शेरपा के बीच वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ये होड़ इस साल एवरेस्ट पर चढ़ाई का सीजन शुरू होने के साथ ही हो गई थी। इस सीजन के शुरू होने से पहले कामी रीता 26 बार और पासंग दावा 25 बार एवरेस्ट मिशन पूरा कर चुके थे। 14 मई को पासंग दावा जब एवरेस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने 26वां मिशन पूरा कर कामी रीता के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। फिर क्या था, कामी रीता ने 17 मई को एवरेस्ट की 27वीं चढ़ाई पूरी की और एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया। 22 मई को पासंग दावा शेरपा ने फिर से एवरेस्ट पर अपने नाम का झंडा गाड़ा और 27वीं चढ़ाई के कामी रीता के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। रिकॉर्ड पर आंच आते ही देख कामी रीता भी अगले मिशन एवरेस्ट पर निकले और 23 मई को 28वीं बार एवरेस्ट विजय कर पासंग दावा से बढ़त बना ली।
नेपाल समेत पूरी दुनिया के पर्वतारोहियों की नजर इन दिनों इन दोनों शेरपाओं के बीच चल रही इस होड़ पर है। एवरेस्ट पर चढ़ाई का सीजन जून के पहले हफ्ते तक चालू रहेगा, यानी इन दोनों शेरपाओं के पास नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अभी भी 2 हफ्ते का समय है। हालांकि तमाम जानकार इस होड़ को खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि 8,848 मीटर ऊंचे एवरेस्ट की चढ़ाई बेहद मुश्किल मानी जाती है और इसी सीजन में अब तक 11 पर्वतारोहियों की मौत एवरेस्ट मिशन के दौरान हो चुकी है। दिल्ली की प्रगति मैदान टनल लोगों की जिंदगी के लिए जानलेवा साबित हो रही है। यहाँ ना तो मोबाइल नेटवर्क आता है और ना ही SOS चलता है और इसी वजह से देर रात यहाँ एक शख्स की मौत हो गई, जिसका CCTV वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा कि लड़का बाइक से जा रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो टनल की दीवार से टकराया। इस हादसे में बाइक सवार युवक को गंभीर चोट आई और वो टनल की दूसरी तरफ जा गिरा। हादसे के बाद टनल से निकल रहे लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर सूचना दी। तमाम कोशिश की, लेकिन नेटवर्क न आने की वजह से फोन नहीं मिल सका। काफी देर तक फोन करने के बाद भी जब फोन नहीं लगा तो लोग घायल युवक को पास के अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज में देरी होने की वजह से युवक ने दम तोड़ दिया। जो भी राहगीर यहाँ से निकल रहे थे, बाहर जाके उन्होंने PCR को कॉल किया। उसके बाद PCR आई और PCR को आने में लेट हुआ, जिसके वजह से राजन समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और यहीं पर टनल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम राजन राय है और वो उत्तम नगर की तरफ जा रहा था। Zee News।